का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ग 10 का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाने हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में जाने हैं, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पद शामिल होते हैं यथा अभिकारक या प्रतिकारक, प्रतिफल और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे आते हैं, रासायनिक समीकरण के क्या लाभ होते हैं, कैसे इसको निरूपित करते हैं, यह सारे पद हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे रासायनिक समीकरण के दोष कि क्या क्या, रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं तो उसमें दोष क्या क्या आते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण को दोष करने के उपाय। जब इसके दोष को हम लोग दूर कर लेंगे, यानी कि कोई भी हम काम दोष युक्त नहीं करते हैं, हम कोशिश यह करते हैं कि हमारा काम जो हो दोष रहित हो, दोष मुक्त हो, दोष युक्त नहीं हो। तो इस दोष को दूर करेंगे और दोष को दूर करके हम लोग जो समीकरण आगे प्रयोग में लाएंगे वह दोष युक्त नहीं होगा, दोष मुक्त होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन को किए थे पीछे वाले क्लास में, उनको थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डाल दें। क्वेश्चन यह था कि दो विद्यार्थियों के द्वारा यह क्वेश्चन किया गया था कि H2 + O2, जब हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो इसको H2 क्यों लिख रहे हैं, ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो O2 क्यों लिख रहे हैं, और फिर H2A2 मिला तो H2O कैसे हुआ, है ना। या जैसे H + Cl मिल करके HCl होना चाहिए, तो फिर यह H2 और Cl2 मिलकर के HCl क्यों होता है। ऐसे क्वेश्चन यह मिले थे। तो आप लोगों को बता दूं यह रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में आपको पहले ही हम बताए हैं कि जिसमें पदार्थ की स्थिति, प्रकृति सब कुछ बदल जाता है, यानी कि वो अपने मूल गुण के समान होता ही नहीं है, यानी कि उसके पूरे प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। और यह एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यह काम जो हम लोग करते हैं यह लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में करते हैं। इसको नहीं होगा तो हम करके दिखाएंगे कैसे यह होता है। अब रह गई बात कि हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो हमको H लिखना चाहिए, ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो O लिखना चाहिए, इसको मिला रहे हैं तो HO लिखना चाहिए। अब इसको समझिए थोड़ा। कोई भी पूरे आपके परिवेश में जो भी चीज पाया जाता है उसका एक नेचर होता है कि वह किस रूप में होता है और उसके क्या कार्य होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हम कह रहे हैं, क्लोरीन कह रहे हैं, ऑक्सीजन कह रहे हैं, माने जो भी हम नाम रखते हैं पदार्थ का, उसका एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, पार्टिकुलर नेचर होता है। मतलब वह अपना पर्सनल एक प्रॉपर्टी रखता है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग काम करता है। आप नीचे के क्लासों में यानी कि 9th क्लास में पढ़े हुए हैं परमाणुकता, पढ़े हुए हैं परमाणु और अणु, पढ़े हुए हैं तत्व और यौगिक। थोड़ा उस पे हम आए, उसकी बात को करें, वह क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे जब हमने शुरू किया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो यहाँ पर हमने बताया था कि पदार्थ के गुण भौतिक होते हैं और रासायनिक होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम पदार्थ का बंटवारा करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो चूंकि हम लोग रसायन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो हम पदार्थ मिलेगा वह रासायनिक मिलेगा। तो रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है, उसमें हम लोग वर्गीकरण जो करते हैं उसमें 2 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, एक शुद्ध मिलता है और एक अशुद्ध मिलता है। यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध में से शुद्ध का जो प्रकार होता है, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। मतलब कि शुद्ध के 2 प्रकार हो गए, एक तत्व और एक यौगिक। और अशुद्ध का एक ही प्रकार होता है, मिश्रण। तो मिश्रण को तो अभी हम नहीं जाना है, मिश्रण को आगे हम लोग जानेंगे, नीचे क्लास में मिश्रण के बारे में आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर तत्व यौगिक से काम करना है, यह भी आप लोग नीचे क्लास में पढ़ चुके हैं। तत्व का गुण पढ़े, यौगिक का गुण पढ़े, मिश्रण का गुण पढ़े। हम यहाँ पे हल्का सा हिंट्स दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कैसे वहां पे हम H2 को यानी कि हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे। आगे हम लोग बंधन के द्वारा इसे पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग शुरू करेंगे उसमें भी इसको पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे तो इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं, और इसके बाद बृहद रूप से समझने के लिए आगे हम लोग तो इसके बारे में जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तत्व का जो सबसे छोटा
कण होता है, तो मतलब तत्व का छोटा करते करते जाए तो एक ऐसा आपको स्टेज मिलेगा जहां पर उनका छोटा होना बंद हो जाता है। यह डाल्टन ने सबसे पहले कहा था, उनसे पहले भी कहा था महर्षि कणाद ने, लगभग 600 ईसा पूर्व। उसके बाद डाल्टन ने बताया, और उस छोटे कण को हम कहते हैं परमाणु। इसी तरह से यौगिक के सबसे छोटे कण को हम कहते हैं अणु। अब अणु कैसे आता है? तो परमाणुओं को जब मिलाते हैं तब अणु बनता है। यौगिक में भी हम पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों को जब मिलाते हैं तो वह एक शुद्धतम पदार्थ की रचना करता है, जो तत्वों के गुण से, मतलब उसमें जो शामिल तत्व होते हैं उनसे गुण इसका भिन्न होता है, तो इसको हम यौगिक कहते हैं। यानी कि तत्व को मिलाते हैं यौगिक, परमाणु को मिलाते हैं तो अणु बनता है। परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है? तो परमाणु कहने का मतलब कि जो भी आप 118 तत्व पढ़ते हैं उसको सीधा आप लिख दीजिए तो वह उसका परमाणु कहलाता है, और आप उसको दो या दो से अधिक परमाणु को मिला करके रखिए तो वह अणु कहलाता है। तो कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। हाँ, कुछ परमाणु जो होते हैं एक परमाणुविक अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे मेटल है, यह सभी एक परमाणुविक पाए जाते हैं। एक परमाणुविक में जितने अक्रिय तत्व है सभी एक परमाणुविक पाए जाते हैं। मेटल में कौन, जैसे सोडियम का है तो सोडियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के लिए कहेंगे तो हम इसको Na ही लिखेंगे, क्योंकि यह Na के रूप में पाया जाता है, सोडियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। तो लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अकेला मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि वह तत्व का परमाणुविक हो गया, वह परमाणु के रूप में आता है। जैसे हम कहें कि यह H क्या है, H क्या है, तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु है, लेकिन अगर हम कहें कि H2 क्या है तो यह हाइड्रोजन का अणु है। यही इसमें डिफरेंस है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेता है, जो आपका स्वतंत्र रूप में रह सकता है उसी के लिए हम काम करते हैं। ऐसे भी जो स्वतंत्र रूप में रहता है, जैसे धातु है, तो सोडियम है, तो स्वतंत्र रूप से उसको हम नहीं रख सकते, उसको मिट्टी के तेल में, किरोसिन में डुबो करके रखा जाता है। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या करता है, तो अपने ऊपर ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। क्यों? क्योंकि यहां पर यह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हाइड्रोजन को H2 लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख रहे हैं, सल्फर को A8 लिखेंगे, सल्फर को S6 लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखेंगे। यह इसका रूप होता है, जैसे एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक, त्रिपरमाणुविक, चतुष्परमाणुविक और बहुपरमाणुविक। यह सभी आप लोग पढ़े हुए नीचे क्लास में, जहां इसकी यह परमाणुकता कहलाती है कि किसी अणु में उसके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो यहां जब भी हम व्यक्त करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है, अब यह हाइड्रोजन H2 के रूप में क्यों पाया जाता है, तो आयन में आप लोग पढ़े हुए हैं, हमने भी बताया है ऑफलाइन क्लास में, यहां पर भी आप लोग पढ़ेंगे। नहीं, आगे हम आयन के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो उसका स्पेशल एक हम आयन का क्लास ले लेंगे, आयन के बारे में आप लोग को बता देंगे। तो वहां पे हमने बताया हुआ है, या आप जहां जैसे भी पढ़े हुए हैं उसमें आपको पता होगा, जानते होंगे या पढ़े होंगे कि हम लोग जो बनाते हैं अणु या यौगिक, उसका जो रचना करते हैं, उसमें कोई भी परमाणु, कोई भी तत्व से प्राप्त जो परमाणु होता है वह अपना अस्थायित्व बनाना चाहता है, और उसके लिए वह इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। लेन देन करने करके, और वह या तो अष्टक के अनुसार निर्धारित किया जाता है या द्वियक के अनुसार, यानी कि अंतिम कक्षा में या तो वह 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, और नहीं तो वह हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है। और इसी विन्यास को प्राप्त करने के लिए वह लेन देन करता है, जिसमें वह बंधन का निर्माण करता है। और यौगिक जो बनते हैं सहसंयोजी बंधन के द्वारा, वैद्युत संयोजी बंधन के द्वारा। यहाँ पे यह 2 बंधन तो आपको पढ़ने हैं, आगे भी और सारे बंधन पढ़ने हैं, जिसमें आपको बहुत तरह के बंधन मिलेंगे, या आपको अगले क्लास में आपको मिलेगा जब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे तब। लेकिन यहाँ पर यौगिक जो भी बनेंगे, जो भी उनका आणविक रूप मिलेगा, वह सभी इसी रूप में आते हैं। तो यहाँ जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। फिर हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1। अब यह हीलियम का विन्यास प्राप्त करने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर देगा। तो यह भी अब 1-1 इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, यह भी 1-1 2 हो गया, यानी कि दोनों मिलकर के H2 बना देता है, इसलिए H2 के रूप में हमेशा पाया जाता है। अब आगे जब हम लोग बंधन पढ़ेंगे तब इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट रासायनिक अभिक्रिया का सिर्फ परिभाषा पढ़े, यानी कि
जो अपने गुण में परिवर्तन करके नए गुण वाला पदार्थ बनाता है, उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और उसका जो सांकेतिक रूप होता है, उसमें आपको सिर्फ यौगिक का ध्यान रखना है, यौगिक कैसे बनाते हैं आयन के द्वारा, तो उसको ध्यान में रखना है। तो उसका समीकरण के रूप में निरूपण कैसे होता है, यह हम लोग जाने हैं, दूसरा कुछ नहीं जाने हैं। विशेष जब हम लोग अभिक्रिया करेंगे तो उसमें जानेंगे, और रासायनिक बंधन जब हम लोग पढ़ेंगे तब यह हाइड्रोजन H2 के रूप में ही कैसे होता है यह जानेंगे। क्लोरीन Cl2 के रूप में होता है, कैसे होता है यह जानेंगे। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो H2O ही बनेगा, या H2O ही क्यों होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो यह सब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। अभी आप रासायनिक प्रक्रिया में, या फर्स्ट आप पढ़ना अभी शुरू किए हैं, अभी रासायनिक प्रक्रिया में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को करना है, जानना है, पढ़ना है। अभी अब हम आते हैं अपने मूल पॉइंट पे। आज हम लोग को पढ़ना है रासायनिक समीकरण में जो दोष मिलते हैं उसको कैसे दूर करेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग दोष पढ़े थे। पहला दोष था कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हमें यह नहीं पता चलता है कि पदार्थ की अवस्था क्या है। पदार्थ की अवस्था कहें तो हमें यह पता देखने पर नहीं चलता है कि वह पदार्थ ठोस है, कि वह पदार्थ द्रव है, कि वह पदार्थ गैस है। तो उसको बताने के लिए जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, या तो रासायनिक अभिक्रिया में लिखा होगा, नहीं तो रासायनिक समीकरण जो दिया जाएगा प्रश्न करने वाला, आपका किताब प्रश्न करे या कोई व्यक्ति प्रश्न करे, उन दोनों स्थिति में आपको वह मिलेगा। तो रासायनिक समीकरण के में शामिल पदार्थ को की अवस्था को बताने के लिए कुछ संकेत का हम प्रयोग करते हैं। अगर वह पदार्थ ठोस है तो उसके लिए S का प्रयोग करते हैं, द्रव के लिए L का प्रयोग करते हैं, गैस के लिए G का प्रयोग करते हैं, और यदि वह जलीय विलयन है किसी पदार्थ का तो उसके लिए AQ का प्रयोग करते हैं। और उन सभी को बताने के लिए, दर्शाने के लिए पदार्थ के बगल में छोटे कोष्ठक के अंदर उसको S, L, G या AQ जो भी पदार्थ है उसको लिखते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थ की अवस्था निम्न संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठोस के लिए S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, जलीय विलयन के लिए AQ। और इन सभी संकेतों को पदार्थ के बगल में छोटे कोष्ठक के अंतर्गत हम व्यक्त करते हैं, सांकेतिक रूप में लिखते हैं। यह पहला दोष दूर कर सकते हैं, ऐसे हम उसके संकेत को व्यक्त करते हैं। दूसरा दोष देखिए, दूसरा दोष हमने यह पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को देखने के बाद हमें यह पता नहीं चलता है कि यहां से उष्मा का अवशोषण हो रहा है कि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। उष्मा का अवशोषण हो रहा है कि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यह पता नहीं चलता है। तब इस दोष को कैसे दूर करेंगे। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण हो रहा होगा तो अभिकारक के साथ उष्मा को लिखेंगे, और यदि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा होगा यानी कि अभिक्रिया के पश्चात उष्मा प्राप्त हो रही होगी तो उसको प्रतिफल या उत्पाद के साथ लिखेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया में यदि उष्मा का अवशोषण होता है तो उसे अभिकारक के साथ तथा यदि उत्सर्जन होता है तो प्रतिफल के साथ उसे व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं सो देखिए, अर्थात अवशोषण के यानी कि अगर अवशोषण होगा तो क्या करेंगे, मतलब कि अवशोषण का मतलब हो गया कि पदार्थ के साथ उष्मा आकर के मिलेगा तब अभिक्रिया होगा। यानी कि अभिकारक के साथ
अभिकारक में जो भी पदार्थ शामिल होगा अभिकारक के साथ प्लस ऊष्मा लिखेंगे और इसके बाद बन जाएगा प्रतिफल। ठीक, अगर उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन के लिए, तो उत्सर्जन में क्या होगा, तो प्रतिफल के साथ वो ऊष्मा आएगा, यानी कि अभिक्रिया के बाद वहां पर ऊष्मा निष्कासित होगा, इसलिए वो प्रतिफल के साथ आएगा। यानी क्या होगा बोलिए, तो अभिकारक टूटेगा, प्रतिफल बनाएगा और इसके साथ आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि प्लस ऊष्मा आएगा। अब यहां देखिए, यह तो हो गया दूसरा आपका क्या कहते हैं कि जो दोष था उसका निराकरण। तीसरा में हम लोग दोष पढ़े थे, क्या दोष पढ़े थे कि अगर अभिक्रिया के पश्चात किसी गैस का उत्सर्जन हो रहा है, कोई गैस निकल रहा है, तो हमें पता नहीं चलता है। तो उस दोष का उपाय कैसे करेंगे, तो अगर अभिक्रिया होने के बाद कोई गैस निकल रहा है तो प्रतिफल में गैस के ठीक बगल में ऊपर की ओर तीर दिखा देते हैं जो बताता है कि यहां से गैस बाहर की ओर निकल रहा है। तो आइए अब तीसरा दोष दूर करते हैं। देखिए, तो हमने बताया कि गैस का अगर निष्कासन होता है तो प्रतिफल में जहां गैस होता है उसको तीर, ऊपर की ओर तीर का निशान उसके दाईं ओर दे देते हैं, जिससे कि हमको पता चलता है या बाहर की ओर गैस निष्कासित हो रहा है। यानी कि अभिक्रिया के पश्चात गैस का निष्कासन हो तो निष्कासित गैस के दाईं ओर हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर तीर का प्रयोग कर देते हैं। यानी कि अभिकारक के बाद अभिकारक दिया होगा कुछ, उससे प्रतिफल बनेगा, अगर उसमें गैस निष्कासित होगा तो जो भी गैस होगा उस गैस के बगल में ऊपर की ओर तीर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला दोष था कि अभिक्रिया के पश्चात यदि कोई अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि कोई अविलेय ठोस बनता है, जो जिस बर्तन में आप अभिक्रिया करा रहे उसमें ठोस पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, तो उसका पता हमको समीकरण दे करके नहीं चलता है। तो उसका पता कैसे करेंगे, तो जो अगर अविलेय ठोस पदार्थ बन रहा है, अवक्षेप बन रहा है, उसको बताने के लिए हम नीचे की ओर तीर का प्रयोग करते हैं जहां अवक्षेप बनेगा। जैसे अभिकारक हो गया, प्रतिफल बन गया, अगर कुछ अवक्षेप बन रहा है तो नीचे की ओर तीर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमने अगला दोष पढ़ा था कि अभिक्रिया उत्कर्मणीय है कि अनुत्कर्मणीय है, इसका पता हमें नहीं चल पाता है। जैसा कि हमने बताया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी उत्कर्मणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, लेकिन इसके बारे में हमने चर्चा किया था। उत्कर्मणीय का मतलब यह होता है कि जो अभिक्रिया दोनों तरफ से संपन्न होती है, यानी कि अभिकारक से प्रतिफल बन जाए फिर प्रतिफल से अभिकारक बन जाए, तो उस अभिक्रिया को हम उत्कर्मणीय कहते हैं। तो उस उत्कर्मणीय अभिक्रिया को बताने के लिए उसके बीच में डबल रो, दोनों ओर से एरो का प्रयोग करते हैं या बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि अभिक्रिया अगर उत्कर्मणीय हो, यानी कि दोनों ओर से संपन्न हो, दोनों ओर से मतलब अभिकारक से प्रतिफल और प्रतिफल से अभिकारक, तो अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि दोनों ओर से तीर का निशान या बराबर का प्रयोग करते हैं, या अभिकारक, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अभिकारक और प्रतिफल के बीच में। और लास्ट और अंतिम दोष था हमारा कि जो अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक या किसी बाह्य कारक से प्रभावित हो रही है, यानी कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में या किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में प्रभावित हो रही है, जैसे दाब हो गया, हवा का वेग हो गया, आर्द्रता हो गया, ये सब बाह्य कारक हो गए। अगर इसकी उपस्थिति में प्रभावित हो रही है, अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो इसका पता नहीं चलता है। तो उसको बताने के लिए जो बीच में अभिकारक और प्रतिफल के बीच में जो तीर का निशान देते हैं, उसके ऊपर हम उस बाह्य कारक का नाम या उत्प्रेरक का नाम व्यक्त कर देते हैं। यानी कि अभिकारक जो तीर देते हैं इसी के ऊपर या नीचे हम इसका प्रयोग कर देते हैं, जो यहाँ पर यह हमें बताता है कि किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम हो रहा है। अब देखिए, हमने इस अभिक्रिया में से जो समीकरण बनाए थे, उस समीकरण में जो दोष था उस दोष का निराकरण कर लिए, यानी कि दोष क्या था उसको हम लोग जान लिए। अब अगले क्लास में हम लोग समीकरण को संतुलित, माने संतुलित समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इस संतुलन को, अब संतुलित और असंतुलित जानेंगे, इसका परिभाषा, फिर इसको कैसे संतुलित करते हैं, फिर संतुलित करना क्यों आवश्यक है,
तब हम लोग अभिक्रिया में हम लोग चलेंगे कि अभिक्रिया का क्या कौन सा प्रकार होता है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सिर्फ समीकरण के प्रकार के लिए कि कौन कौन से समीकरण होते हैं और इसको संतुलित करना आवश्यक है क्यों। तो अगले क्लास में आप जरूर मिलेंगे।